हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अभिलंबों के गुणधर्मों के बारे में डिस्कस की थी और पहला गुणधर्म हमने देख लिया था। एक बिंदु से दीर्घवृत्त पर अधिकतम 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। इस बात को हमने प्रूव भी किया था। और इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। जो 4 अभिलंब खींचे जाते हैं उन्हीं से संबंधित है। दीर्घवृत्त के सह अभिलंब बिंदुओं के उत्केंद्र कोणों का योग पाई का विषम गुणज होता है। दीर्घवृत्त के सह अभिलंब बिंदु। अब सह अभिलंब बिंदु क्या होते हैं, देखो पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये रहा आपका प्यारा सा इलिप्स। अब एक बिंदु से कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं? 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो पहले तो हम 4 अभिलंब बनाएंगे। सपोज कीजिए एक पॉइंट है, यहां से एक अभिलंब ये रहा, ये हो गया दूसरा, ये हम मान के चल रहे हैं ये 4 अभिलंब है। और ये पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, हम मान लेते हैं ये पॉइंट है अल्फा बीटा। और ये प्रॉपर्टी भी है, एक बिंदु से दीर्घवृत्त पर 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींचे जा सकते। 4 स्पर्श रेखाएं ऐसी होगी यहाँ पर जो यहाँ 90 एंगल बनाएगी, क्योंकि 90 एंगल पर ही क्या बनता है? अभिलंब। स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, अभिलंब स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। तो इस प्रकार अगर किसी पॉइंट से अगर हम इस दीर्घवृत्त की परिधि को मिलाएंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पर अगर हम बनाएंगे इस तरह से, तो केवल अधिकतम 4 कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पर स्पर्श रेखा इस अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ऐसी 4 स्थितियां अधिकतम हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो, दीर्घवृत्त के पर किसी बिंदु से अधिकतम 4 अभिलंब ही खींचे जा सकते हैं। रफ डायग्राम है, सपोज कीजिए ये 4 अभिलंब है। अब यहाँ पर देखें आप, ये जो पॉइंट है, ये जो 4 बिंदु हैं जहां पर अभिलंब दीर्घवृत्त की परिधि को मिलते हैं, ये 4 बिंदु कहलाते हैं सह अभिलंब बिंदु। क्या कहलाते हैं? सह अभिलंब। यहां पर आप देखें प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा ये तो प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द कोनॉर्मल पॉइंट्स, ये कोनॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं सह अभिलंब बिंदु। और इनके जो उत्केंद्र कोण हैं उनका योग कितना होता है? पाई का विषम गुणज होता है, पाई का ओड मल्टीपल। तो यहाँ पर देखें, हम इसके उत्केंद्र कोण मान लेते हैं। यहाँ 4 बिंदु है, इसका उत्केंद्र कोण ये एक पॉइंट है, सपोज कीजिए यहाँ पर PQRS ले लेते हैं। अच्छा P तो यहाँ ले लिया, चलो ABCD ले लो। इसका उत्केंद्र कोण है φ1, ये पॉइंट B है φ2, ये पॉइंट C है φ3 और ये है पॉइंट D। और ये हो गया देखो इसका उत्केंद्र कोण φ4। तो अभिलंबों के जो कोनॉर्मल पॉइंट से सह अभिलंब बिंदु हैं ABCD, उनके उत्केंद्र कोण हमने क्या मान लिए? क्रमशः φ1, φ2, φ3 एंड φ4। अब हमें क्या बताना है? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 इक्वल टू पाई इंटू ओड नंबर। पाई का विषम गुणज हमें बताना है। तो देखो बहुत इजीली हम इसे प्रूफ कर लेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स, लिखें आप। है ना, यहां हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज दैट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण। और दीर्घवृत्त हम स्टैंडर्ड फॉर्म का लेते हैं। अभिलंबों के लिए हमें उत्केंद्र कोणों का योग पाई का विषम गुणज बताना है। तो यहाँ हम चारों अभिलंबों की बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम एक जनरल केस ले लेते हैं। यहाँ मैं पर्टिकुलर केस नहीं ले रहा हूँ, पर्टिकुलर केस तो 4 है, phi 1 phi 2 phi 3 phi 4। एक जनरल केस हम ले लेते हैं कि दीर्घवृत्त पर एक अभिलंब का जो समीकरण है जनरल फॉर्म में वो किस प्रकार होता है। लिखें आप, लिखो, इस दीर्घवृत्त के किसी बिंदु फाई पर अभिलंब का समीकरण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ इलिप्स एट 0.5। ये 0.5 का मतलब होता है a cos फाई b sin फाई। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बार बार बताता हूं, इनको दिमाग में फीड कर लेना, है ना। शॉर्ट में हम बिंदु फाई लिखते हैं। अब व्हाट इज द इक्वेशन, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ए एक्स सेक फाई बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक जनरल कंडीशन है, जनरल इक्वेशन है किसका, अभिलंब का, बिंदु फाई में। अब यहाँ पर देखो हमें ये वाला केस लेना है, यहाँ जितने भी अभिलंब है वो किससे गुजर रहे हैं, अल्फा बीटा से। ये तो एक जनरल इक्वेशन हो गया, यह अभिलंब इन सभी को व्यक्त करता है। और जैसे हम फाई को चेंज करते हैं तो इससे पर्टिकुलर केसेस मिलते हैं। अगर हम फाई 1 पुट करें फाई की जगह तो हमें बिंदु ए पे अभिलंब मिल जाएगा। इसमें अगर हम फाई की जगह फाई 2 पुट करें तो बिंदु बी पे अभिलंब मिल जाएगा। तो ये तो है जनरल केस, क्लियर। और ये पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ पर हम फाई को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर इनकी अगर हमें बात करनी है तो देखो ये सब अभिलंब किससे गुजर रहे हैं, तो लिखें आप, यदि यह बिंदु फाई से गुजरता है, बिंदु फाई के सॉरी पी, यदि यह अभिलंब बिंदु किससे गुजरता है, अल्फा, अल्फा कोमा बीटा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा आप रख दीजिए। ए अल्फा सेक फाई बी बीटा कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक अल्फा और कोसेक अल्फा को टेन की टर्म में लिखेंगे। हम वही कैलकुलेशन कर रहे हैं जो उसके लिए की थी। अभी इससे पहले एक आर्टिकल देखा था, एक बिंदु से दीर्घवृत्त पर 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह का आर्टिकल है ये, कैलकुलेशन उसी की तरह की है और उसी से हम आउटपुट निकालेंगे। देखो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, सेक अल्फा को हम 10 की टर्म में लिखेंगे। ए अल्फा, सेक क्या होता है, कोस में बदलने पहले थोड़ा सा समझना आपको आसान हो जाएगा। फाई है सॉरी यहाँ पे, और यहाँ एक्स की जगह भी क्या आ गया यहाँ पर, अल्फा माइनस बी बीटा अपॉन साइन फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ए अल्फा कोस अल्फा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2। ठीक है, 10 और कोस और साइन को हमने 10 की टर्म में लिख लिया। और ये बात मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बेहद डिटेल में समझा चुका हूँ, ये फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। अब इसमें हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, बिल्कुल वही पहले वाली कैलकुलेशन है
और इसको देखो हम इस तरह से और यहाँ पर जो आपने टी स्क्वायर माना, ये टी क्या है यहाँ पर लिखें आप, ये हमने मान लिया है, टी के स्थान पे लिखा है टेन पाई बाई टू। चलिए इसका एलसीएम हम लेंगे, ए अल्फ़ा, और एलसीएम लेने पे हाँ यहाँ पर कोस था यहाँ पर क्लियर, देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कोस होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो इसका फॉर्मूला तो ये है, जल्दबाजी में देखो ये मैंने अलग फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। साइन फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टेन पाई बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ तो ये जो है ना, ये टेन फाई का फॉर्मूला है और टेन की टर्म में। यहाँ हम करेक्शन करेंगे, यहाँ देखो ये चीज़ आएगी, क्या आएगी यहाँ पर, 2 टेन फाई बाई टू, है ना, ये साइन फाई का फॉर्मूला होता है टेन की टर्म में। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिए। अब टेन फाई बाई टू को हमने टी मान लिया, तो यहाँ पर देखो टी आ जाएगा टेन फाई बाई टू के स्थान पर। तो यहाँ भी देखो करेक्शन होगा, कितना आएगा यहाँ पर, 2t। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं, देखो चलो एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2a अल्फ़ा, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, a अल्फ़ा एज इट इज़, और यहाँ पर ये 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी बीटा 1 माइनस टी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर क्या है 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर। सिंपली हमने एलसीएम लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चलो इसको और सोल्व कर लेते हैं, देखो 2 इसके साथ ले लिया, 2a अल्फ़ा टी प्लस टी क्यूब माइनस बी बीटा 1 माइनस टी की पावर 4 टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी माइनस टी क्यूब। अब यहाँ पर सबसे पहले हम T4 वाली टर्म देखेंगे, बी बीटा टी की पावर 4, है ना। हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेते हैं, T4 वाली टर्म फिर T3 वाली टर्म, तो टी की पावर 4 ये रही, एक ही टर्म है प्लस में। अब टी क्यूब वाली टर्म एक यहाँ से मिलेगी और एक यहाँ से मिलेगी, तो देखो टी क्यूब वाली टर्म में यह 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, तो 2 तो हम कॉमन ले लेते हैं। टी क्यूब में यहाँ रहेगा ए अल्फ़ा, और यहाँ देखिए आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑलरेडी आ रहा है, इधर आएगा प्लस, तो यहाँ पर ये टर्म बचेगी, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर होगा लेकिन वो माइनस की वजह से प्लस, ओके ये लीजिए, और ये टी क्यूब वाली टर्म हमने ले ली, फिर प्लस। अब हम बात करें टी स्क्वायर की टर्म, एब्सेंट है। अब टी वाली टर्म की बात करें तो टी वाली टर्म देखो ये रही, इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आप ले लें, टी कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ ए अल्फ़ा बचेगा, और यहाँ पर देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा माइनस का तो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, और कॉमन लिया है हमने टी। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टी से स्वतंत्र पद, यहाँ भी टी आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है, यहाँ टी नहीं आ रहा है इस टर्म में, माइनस बी बीटा, ये लीजिए माइनस इक्वल टू 0।
तो यहां पर ये इक्वेशन हमें मिली है। अब यहां पर देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इससे हम निकालेंगे। देखो इम्प्लाइज दैट, इसी से कुछ आउटपुट निकलेंगे। एक निकालेंगे हम समेशन T1 T2। सबसे पहले हम समेशन T1 की बात करेंगे। देखो समेशन T1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसके 4 मूल होंगे इस समीकरण के, है ना। लिख लें आप चाहें तो। ये है T में 4 घात की समीकरण है, लिखें आप। ये है T में 4 घात की समीकरण है। अतः इस समीकरण के कितने मूल होंगे, 4। तो इक्वेशन ऑफ डिग्री इज 4, देयरफॉर देयर आर 4 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर कितने रूट्स होंगे, टोटल 4 रूट्स होंगे। अब यहाँ पर 4 रूट्स जो होंगे वो किस प्रकार होंगे, लिखें। अतः पहले लिख लीजिए, अगर वो रूट्स यदि चार मूल T1 T2 T3 तथा T4 हैं तो मूलों का योग समेशन T1। देखो समेशन T1 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है T1 T2 T1 T2 T3, और एक होता है समेशन T1 T2 T3 T4। ये सब इक्वेशन थ्योरी है, समीकरण सिद्धांत। समेशन का मतलब है आप प्लस करते जाएं, किसको, T1 को। यहाँ एक एक रूट लेकर हमें क्या करना है, हमें सम करना है, योग करना है। और यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई करके हमें योग करना है। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हुए हमें योग करना है। तो यहाँ सम करते जाएं आप, सिंगल सिंगल रूट लेकर यहाँ डबल रूट को मल्टीप्लाई करके, या 3 रूट मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ एक एक रूट लेकर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, 4 घात की समीकरण के लिए है ये। अगर 3 घात की होती तो 3 मूल होते तो फिर T4 नहीं आता, कॉमन सी बात है। समेशन T1 T2 का मतलब क्या है, आप 2 को मल्टीप्लाई करें। अब 4 रूट है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने केस बनेंगे, है ना। 4 में से अगर हम 2 लें तो 4 × 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी 6 केस बनेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन तो आपने पढ़ी रखे होंगे, क्रमचय संचय, है ना। 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चयन इतने तरीकों से किया जाता है। अब आप देखो यहाँ 2 का चयन करेंगे तो देखो T1 T2 फिर प्लस लगाया, T1 T3 T1 T4, और T1 T5 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 रूट है। अब T2 पे आ जाएं आप, T2 T3 T3 और T4। अब आ जाए T3 पे तो T3 T4। तो यहाँ पर समेशन T1 T2 का मतलब ये है। अब देखो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करते हुए समेशन लगाया गया है। समेशन का मतलब सम करना, योगफल करना। तो यहाँ सम करें हम 3 को लेके, 4 हैं टोटल, T1 T2 T3 T4। अगर 4 में से 3 लेंगे, एक तो छोड़ना पड़ेगा, T1 को छोड़ दो, T2 T3 T4। अब इस बार T2 को छोड़ दो, 1 3 4, 3 को छोड़ दो, 1 2 4, और 4 को छोड़ दो, 1 2 3। बहुत आसान, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर देखिए सम कीजिए 4 को मल्टीप्लाई करके, तो चारों को मल्टीप्लाई करें, T1 T2 T3 और T4। एक ही केस बनेगा क्योंकि 4 में से जब 4 ही हम ले लेंगे, 4 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस तरह से, तो यहाँ समेशन T1 T2 T3 T4 का मतलब यहाँ पर यही है। इसलिए यहाँ पर समेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और लगा भी दो तो कोई गलत नहीं, इस कंडीशन में यही होगा। और ये समीकरण सिद्धांत है, स्टार्टिंग के दौर में ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप बता देना। चलिए, तो यहाँ पर देखो समेशन T1 T2।
अब इसमें भी देखो रिजल्ट किस तरह से निकलते हैं, जैसे चार घात की कोई समीकरण है, जैसे 84 BT क्यूब, या आप लिख लेना अगर किसी को समस्या हो तो DT प्लस E इक्वल टू 0। ये चार घात की एक जनरल इक्वेशन है जहां ABCD कांस्टेंट है और वेरिएबल कौन है T, है ना। ये समीकरण x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है। समीकरण सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर चार घात की समीकरण के चार मूल होंगे, तो सभी मूलों का योग सम ऑफ ऑल रूट्स दैट इज समेशन T1 क्या होगा, -b/a। फिर समेशन T1 T2 क्या हो जाएगा, ये c/a। फिर समेशन T1 T2 T3 क्या हो जाएगा, माइनस c के बाद कौन है, d/a। और समेशन मत लगाओ, अब तो चार ही तो रूट है, तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, e/a। ये फॉर्मूले हैं जो आप ध्यान रखना, ये कोई नई बात नहीं है। आपने द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके लिए तो आपने देख रखे हैं। देखो ax² bx प्लस c इक्वल, ये द्विघात समीकरण है। और आपने वहां देखा होगा समेशन T1 क्या होता है, -b/a, और T1 T2, यानी यहाँ पर हम समेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि दो ही तो रूट है, तो T1 T2 का क्या हो जाएगा, लगा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यही होता है T1 T2, क्योंकि दो घात की समीकरण है तो दो मूल होंगे T1 T2, तो मूलों का योग तो ये हो गया और ये हो गया, देखो माइनस के बाद c/, ये लो, ये आपने पढ़ रखा है, आपने 10th क्लास में इसको अलग अंदाज में देख रखा है। वहाँ पर इस तरह से हम लिखते हैं एक्स की टर्म में, और मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये बात वही है, ये वाली बात यही है। अगर हम समेशन T1 T2 की बात करें तो यहाँ दो मूल होने की वजह से समेशन T1 T2 की वैल्यू T1 T2 होगी। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ समेशन भी लगा दें तो भी यह है चारों का गुणनफल माना जाएगा। अच्छा T4 कहाँ गया इसमें, इसमें T4 यहाँ मिस हो गया, T1 T2, अच्छा यहाँ पर दिक्कत हो गई, T1 T2 T3 T4। चलिए, तो यहाँ पर ये वाली बात भी यही है। देखो समेशन T1 का मतलब होता है मूलों का योग, सम ऑफ ऑल रूट्स, तो यहाँ पर इसका मतलब है T1 प्लस T2, तो वही वाली बात है, वो अल्फा बीटा से हम नोटेट करते थे, है ना। अब यहाँ तो देखो एक सीमित क्राइटेरिया था, अब हम हायर मैथमेटिक्स में क्या है कि जैसे 4 डिग्री की इक्वेशन देख रहे हैं, अगर यहाँ पर देखो 10 डिग्री की इक्वेशन आ जाए तो समेशन T1 का मतलब होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T10। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और देखो इसको याद रखना बहुत आसान है, b/a c/a d/a e/a, बस अल्टरनेट आप प्लस माइनस लगाते जाए। समेशन T1 क्या है, देखो -b/a, फिर उसके बाद c/a आ गया प्लस में, फिर -d/a, तो एक बार माइनस से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस ये चलता है। चलिए ये कचरा हटा देते हैं, और ये समझने वाली बात है। अब देखो समेशन T1 क्या है, ये -b/a, इनका इसका कोफिशिएंट अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा -2 a अल्फा प्लस a² माइनस b² अपॉन, ठीक है, इसका कोफिशिएंट अपॉन दिस -b/a, ये b बीटा है, कितना है, b बीटा। और समेशन T1 T2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो T² वाली टर्म एब्सेंट है, तो वो जो c/a है, c की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर एक पद एब्सेंट है, देखो T² वाला, तो वो c की वैल्यू c/a कितना हो जाएगा, समेशन T1 T2 इक्वल टू 0 लिखें आप, ये हो गया 0। समेशन T1 T2 T3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये तो हो गई, देखो समेशन T1 समेशन T2 1 T2, है ना, T1 T2 एब्सेंट, और यहाँ से निकलेगा T के कोफिशिएंट से, तो इसमें क्या था माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस आएगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, -2। चलिए, और अपॉन में तो वही b बीटा, और उसके बाद देखो समेशन T1 T2 T3 T4, तो समेशन मत लगाओ यहाँ, तो
और ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ये है माइनस बीटा, है ना, बी बीटा, और यहाँ भी बी बीटा है, तो ये हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -1। चलो इसको नंबरिंग कर देते हैं हम। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सह अभिलंब बिंदु के उत्केंद्र कोणों का योग। ये जो सह अभिलंब बिंदु हैं, इनके उत्केंद्र कोण φ1, φ2, φ3, φ4, इनका योग हमें चाहिए, और जो कि पाई का विषम गुणज होगा। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इनका हम यूज करेंगे। लिखिए आप, एक फॉर्मूला होता है देखो ट्रिग्नोमेट्री में, वी नो दैट, सबसे पहले यहां पर हमें निकालना क्या है? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, ये हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर एंगल तो देखो π/2 आ रहा है यहाँ पर हर जगह, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? π/2 की टर्म में है, तो हम इन्हीं का योग करके चलेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे? π/2 हर जगह, φ1/2, φ2/2, अब देखो ये φ1/2 क्या है? देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, tan T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, या फिर ABCD में भी हम ले सकते हैं। और ABCD में तो देखो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा tan A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, tan A प्लस बी प्लस सी, या फिर यहाँ पर हम T1 T2 T3 की टर्म में लें। ये देखो आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है इसका फॉर्मूला? tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस T1 T2 और tan T3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan A tan B, tan B tan C और tan C tan A। इस तरह का फॉर्मूला आपने देखा होगा, है ना। tan A प्लस बी प्लस सी बराबर tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C और माइनस tan C tan A। यहाँ T1 T2 T3 की टर्म में हम देख रहे हैं। तो देखो ये इतना बड़ा फॉर्मूला, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसी फॉर्मूले को देखो, यहाँ पर tan A tan T1 tan T2, तो इसको समेशन में हम लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? समेशन, क्योंकि ये यहाँ पर समेशन है तीनों का, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तीनों का, तो यहाँ समेशन T1 T2 T3। तो इस तरह से देखो यहाँ पर हम इसको समेशन, अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, तो यहाँ हम समेशन में लिखें तो ज़्यादा बेटर है, या समेशन में लिखना ही ठीक रहेगा। अब देखो यहाँ पर tan φ1/2 φ2/2, चलिए पहले यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ t क्या है? tan φ/2, क्लियर। अब जब इसका फॉर्मूला इस तरह से ओपन होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर, जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा tan A
प्लस 10b, 10b का मतलब 10 phi 2/2 है ना, 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10d, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो वो ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम समेशन का यूज करते हुए इस फॉर्मूले को लिखेंगे। अब ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, और अगर आप इसको डायरेक्ट ध्यान नहीं रखोगे तो इसको आप एक्सटेंड कर लेना, है ना, क्योंकि इसकी जो बड़ी फॉर्म है, इसका अगर जो एक्सटेंशन है समेशन का, तो वो काफ़ी बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं समेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा समेशन T1। अब समेशन T1 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो समेशन T1 यहाँ है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और देखो T1 क्या है यहाँ पे phi 1/2, T2 क्या है phi 2/2, T3 है 10 phi 3/2 और T4 है 10 phi 4/4। तो यहाँ पर ये चार पद न लिखकर मैं केवल समेशन T1 लिख रहा हूँ। समेशन T1 का मतलब ही यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर ये आता है 10a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो फॉर्मूला होता है, उसमें 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10d, तो ये चार टर्म आएगी, उसकी जगह हमारे इस समेशन से काम चल गया। आगे देखिए, फिर आएगा माइनस समेशन T1 T2 T3। ठीक है, ये आएगा। अब उसके बाद देखो 1 माइनस समेशन T1 T2 प्लस समेशन T1 T2 T3 T4, दैट इज यहाँ पर आप वही लिख दें डायरेक्ट T1 T2 T3 T4। तो देखो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ जाएं, इसको जब ओपन करोगे यहाँ T1 के स्थान पर है 10 phi 1/2 और T2 के स्थान पर है 10 phi 2/2। इसी तरह 10 4 के स्थान पे भी आप T3 T4 के स्थान पे भी वो लिख सकते हो। चलिए, कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कोई नया आर्टिकल नहीं है, और ये चीज़ तो हमने यहाँ पे यूज भी की थी। जब T की वैल्यू ये है तो यहाँ phi 1 होगा तो यहाँ T1 होगा, यहाँ phi 2 होगा तो यहाँ T2 होगा। चलिए वैल्यूज पुट कर दें, इसका फॉर्मूला ये है। अब आप अगर मैं इसको एक्सटेंड करके लिखता तो कितना टाइम लगता, यहाँ समेशन T1 के स्थान पे आता, देखो T1 और T1 ये आ जाता T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और यहाँ क्या आता है, यहाँ पर देखो चार पद आते हैं, मैंने आपको बताया था ना 3 का गुणा करके जोड़ना, तो T1 T2 T3 फिर T1 T2 T4 फिर T2 T3 T4, और एक और पद कौन सा बच गया, देखो 1 के साथ हो गया ना, एक हो गया 1 2 3 और 1 2 4, 1 2 3 1 2 4 और 2 3 4 आ गया क्या, ये रहा, और 1 3 4 नहीं आया। ठीक है, 1 3 4, तो T1 T3, तो कुल मिला के देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा रूप ले लेता। और यहाँ T1 T2 में देखो इसमें 6 पद आएंगे, T1 T2 T1 T3 T1 T4 फिर T2 T3 T2 T4 T3 T4, है ना, तो कभी 6 पद ही आएंगे, तो यहाँ 6 पद आएंगे टोटल। आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन थ्योरी यूज करें, 4C2, 4 में से 2 का चयन, तो ये 6 पद आएंगे, और यहाँ पे 4 में से 3 का चयन, तो ये 4 पद यहाँ आएंगे, और यहाँ पर कितने पद आएंगे, 4 में से 1 का चयन, तो यहाँ पर 4 पद ही आएंगे, तो 4 4 8 6 14 ने बहुत सारे पद हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे समेशन का यूज किया है। चलिए और फिर चलो ये पद तो हम लिख देते, फिर T1 T2 T3 के स्थान पर वही T1 के स्थान पर 10 phi 1/2 लिखना, फिर T2 को भी लिखना, तो यहाँ 10 के इतने पद हो जाते हैं कि यहाँ पर पूरा बोर्ड इसी में भर जाता। चलिए, और वैसे भी देखो यहाँ है क्या, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन ही इसमें कुछ नहीं है। देखो समेशन T1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो इसको तो आप एज इट इज लिख दो। देखो मैं इसको लिखने के लिए नहीं कहूँगा, माइनस समेशन T1 T2 T3 भी रहने दो, बस ये इक्वल नहीं है, देखो ये अलग अलग है। और वैसे भी आप चाहो ना तो इसको सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, मैं तो लिखा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। देखो ये 1 माइनस
समेशन T1 T2 कितना है, ये 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, और इसकी वैल्यू देखो T1 T2 T3 इसकी -1 है, तो यहाँ कितनी है, -1। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 - 1 कितना हो रहा है, 0, ये भी 1 है, और ऊपर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0/0 से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब नीचे 0 आ गया तो ऊपर सावधान हो जाए, ठीक है। हाँ, ऊपर तो आ रहा है जैसे 5 और नीचे आ रहा है 0, फिर कहेंगे उसे हम इनफाइनाइट, ठीक है, ये तो अनडिफाइंड केस हो जाता है, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, समेशन T1 में से T3 को इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर कितना रिजल्ट आएगा, 1/β, 2/β तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2/b कॉमन ले लिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनस भी आप कॉमन ले सकते हैं, -2/b कॉमन ले लो आप, तो सबसे बढ़िया ये लीजिए। अब इस ब्रैकेट में से ये ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट कर दें, ये गया 2a² और -2b², ठीक है, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 2a² और -2b²। तो देखो इक्वल नहीं आया, हमारा यही टारगेट था कि इक्वल नहीं आना चाहिए, बस इक्वल क्या, सॉरी, इक्वल टू 0, 0 नहीं आना चाहिए। तो ऊपर तो हो गया नॉन जीरो और नीचे हो गया 0, तो फाइनली ये जो रिजल्ट मिला है ये कितना मिला है, ये मिला है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का मान इनफाइनाइट है, तो फिर ऐसी कंडीशन में π1/2 ये जो एंगल है वो कितना है, वो 90 का एंगल है। कितना हो जाएगा, π/2। टेन थीटा इनफाइनाइट कब आता है, जब थीटा दैट इज एंगल कितना हो, 90 का हो। और इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो ये कितना मिलेगा, φ1 + φ2 प्लस, और इसमें भी देखो यहाँ पर हमें पाई का विषम गुणज बताना है, तो जनरल बात हम करेंगे, हाँ पाई का विषम गुणज, ठीक है। देखो एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का विषम गुणज, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर नहीं लेंगे, जनरल ले लीजिए, जनरल केस हम ले लेंगे। देखो टेन थीटा इनफाइनाइट कब होता है, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर यूं लें आप, थोड़ा सा इसको एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, एंगल की फॉर्म में लिखें, टेन ये वाली टर्म लेफ्ट की, और राइट साइड में इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन π/2 हम लिख सकते हैं। इस तरह से समझें आप, है ना, हम व्यापक हल निकाल रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा कितना होगा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा π2/2 π3/2 π4/2 थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। और ये बात तो आप जानते ही हो, वी नो दैट टेन थीटा बराबर टेन अल्फा implies that theta equal to n पाई प्लस अल्फा। ये लीजिए, ये तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है। चलिए हमने यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं लिया, हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये जनरल सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। चलिए टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा, थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का। अच्छा ये बार बार प्रॉपर्टी आ रही है, एक पेज और ऐड कर लेते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा π1 प्लस
φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2n पाई प्लस पाई। पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा, देखो ये देखो 2n क्या होती है, सम संख्या, और 2n प्लस 1 क्या होती है, विषम संख्या। यानी पाई के साथ एक विषम संख्या आ रही है, ये है पाई का विषम गुणज। क्या लिखेंगे, पाई का विषम गुणज। और यही तो हमें प्रूफ करना था। द ओड मल्टीपल ऑफ पाई, सम ऑफ ऑल इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई। अभिलंबों के सह अभिलंब बिंदुओं के उत्केंद्र कोणों का योग, जो सह अभिलंब बिंदु थे उनके उत्केंद्र कोणों का योग पाई के विषम गुणज के बराबर हमने बता दिया। यही हमें प्रूफ करना था। इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से एक बार समझ लेते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। यहाँ पर हमने अभिलंब का समीकरण लिया, ये अभिलंब अल्फा बीटा से गुजर रहे थे, अल्फा बीटा से गुजार दिया, और यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है पिछले आर्टिकल में भी समझा चुका हूँ। 4 घात की समीकरण है, 4 मूल होंगे, 4 मूल T1 T2 T3 T4 हैं। तो फिर ये समीकरण सिद्धांत से ये रिजल्ट निकल के आते हैं। और ये tan A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सूत्र होता है। टिग्नोमेट्री है, सूत्र लगाया, वैल्यू पुट की तो इनफाइनाइट आया। जब tan थीटा, तो इस इनफाइनाइट को हम tan 90 लिख सकते हैं, और tan थीटा बराबर tan 90 tan पाई बाई 2, तो फिर थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ये हमने 11th क्लास में देखा था, और दोनों तरफ हमने जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से अभिलंबों का हमने ये दूसरा गुणधर्म देखा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में अभी तक तो मुझे ये प्रश्न मिला नहीं कि ये प्रूफ करवाया गया है। हाँ, वो जरूर मिला है इससे पहले वाला कि एक बिंदु से दीर्घवृत्त पर 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। वो तो और आसान है, उसमें तो यहीं तक कैलकुलेशन करनी है, यहाँ तक इतना ही करना है। उसमें क्या कहोगे कि इसके 4 मूल हैं, अतः टी के 4 मान होंगे, T1 T2 T3 T4, जहाँ पर T1 बराबर tan phi1 बाई 2, T2 बराबर tan phi2 बाई 2, और यहाँ tan phi1 बाई 2 से केवल एक ही बिंदु प्राप्त होता है। उसको भी हमने सोल्व किया था इसी तरह से, पिछले वाले आर्टिकल में ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो वहाँ पर phi1 की वैल्यू इस तरह से आई थी, कुछ याद आ रहा हो तो 2n पाई प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ पर देखो phi1 दीर्घवृत्त पे एक ही बिंदु को दर्शाएगा, फिर एक से ज़्यादा बिंदु नहीं हो सकते, क्योंकि 2 अल्फा तो यहाँ पर फिक्स है, लेकिन 2n पाई यहाँ वेरी कर रहा है। लेकिन आप कितने ही 2n पाई कर लें, n की जगह 1 रखे, 2 पाई का मतलब एक राउंड घूम फिर के वहीं आ जाओगे। n की जगह 2 रखोगे, 4 पाई का मतलब 360 प्लस 360, वापस 2 राउंड करोगे वहीं आ जाओगे। यानी phi1 phi2 phi3 phi4 के एक से ज़्यादा मान तो है, लेकिन दीर्घवृत्त पर तो एक ही बिंदु प्राप्त होता है। तो फिर अधिकतम 4 बिंदु मिलते हैं, तो दीर्घवृत्त पर एक बिंदु से अधिकतम 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। इस तरह की बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब नेक्स्ट गुणधर्म और है, बहुत अच्छा है, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत कम कंडीशन में पूछा जाता है ना। फिर भी देखो, प्रॉपर्टी तो ध्यान रखना ही है। कॉम्पिटिशन लेवल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर इस तरह की बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगी। चलिए इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि अब देखो आर्टिकल हम फ्री कर लेते हैं बहुत जल्दी, उसके बाद क्वेश्चंस बाकी रह जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी वही बात है, दीर्घवृत्त के 3 बिंदुओं के उत्केंद्र कोण अल्फा बीटा गामा है। अगर डायग्राम बनाएं, 3 बिंदुओं के उत्केंद्र कोण अल्फा बीटा गामा है जिन पर अभिलंब संगामी हो। ये देखिए, नॉर्मल्स एट विच आर कॉन्करेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो कॉन्करेंट का मतलब संगामी, संगामी का मतलब एक ही बिंदु पर आकर मिलना। ये 2 रेखाएं हैं, सभी जानते हैं, बहुत छोटे लेवल की मैथमेटिक्स है। ये L1 है, ये L2 है, और ये L3 है। तीनों के तीनों यहाँ पर एक बिंदु पे मिल रही है, तीनों रेखाएं, तो ये क्या है, कॉन्करेंट है, संगामी है। यहाँ पर हमने ये जो डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, ये जो अभिलंब हैं चारों यहाँ अल्फा बीटा पे मिल रहे हैं, यानी चारों अभिलंब यहाँ पर संगामी हैं। चलिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे दीर्घवृत्त है,
चलिए ये आपका इलिप्स, ये इलिप्स बन गया और इसमें अब हम बनाएंगे 3 अभिलंब जो कि आपस में संगामी हैं। एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और यहाँ पर देखो 3 बिंदु हैं ए, बी और सी, और इनके जो इसेंट्रिक एंगल्स हैं, इसका उत्केंद्र कोण अल्फा है, इसका बीटा है और इसका गामा है। तो यहां पर देखो हमें प्रूफ क्या करना है। दीर्घवृत्त पर ये 3 अभिलंब हैं, और वैसे 3 तो हो सकते हैं, अधिकतम 4 हो सकते हैं। तो 3 अभिलंब एक बिंदु पर मिल रहे हैं। ये बिंदु P मान लीजिए, बिंदु P। तो फिर ऐसी कंडीशन में साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा की वैल्यू 0 होती है, ये प्रूफ करना। तो देखो ये तो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर हम इन्हीं समीकरण का यूज करेंगे। देखो यहाँ तक तो आपको करना ही है, ये रिजल्ट इतने तो आपको निकालना ही है इस आर्टिकल में। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ तक तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर, अच्छा ये समीकरण, ये तो थी 2, और ये नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काम आएगी आगे। ये 3 और ये 4 इक्वेशन है। तो देखो ये वाला रिजल्ट हम लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से लेके हम आगे बढ़ेंगे। लिखें आप फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या था, समेशन T1 T2 की वैल्यू कितनी थी, 0। तो ये तो देखो इसी से प्रूफ हो जाएगा, कोई नई बात नहीं, कैलकुलेशन है मैं मानता हूँ, लेकिन इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो समेशन T1 T2 का मतलब क्या है, T1 T2 6 पद आएंगे। तो पहले तो आप T1 को ही फ्री करो। देखो स्पेस का मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, स्क्रीन डिस्टर्ब हो गई। अच्छा ये वाला लेना पड़ेगा फीचर, इसको उठाने के लिए इधर आ जा, ये लो। T1 T2 का मतलब है, पहले T1 को लेके चलो आप और इसको फ्री कर दो, T1 का T2 से, T1 T3, T1 T4, तीनों निमट गए। अब आ जाओ T2 पे, आगे बढ़ो T2 का T3 से और T2 का T4 से, और एक और रह जाएगा T3 का T4 से। ये 6 केस बनेंगे ना, कंफ्यूज एक भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। अगर हम 4 में से 2-2 वस्तु का चयन करें, ये बनेंगे केस। अब देखो इसमें राइट साइड में क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप T4 वाली टर्म देखो, यहाँ T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 अल्फा बाई 2, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ T की वैल्यू थी 10 फाई बाई 2, तो यहाँ ये हो जाएगा T1 की वैल्यू 10 अल्फा बाई 2, T2 हो जाएगा 10 बीटा बाई 2 और T3 हो जाएगा 10 गामा बाई 2। अब यहाँ पर देखो T4 का कोई काम नहीं है, 3 एंगल से ही काम चलाना हमें। तो यहाँ पर देखो T4 को हम रिमूव कर देंगे, T4 को यहाँ से हटा देंगे। अब देखो हटाए कैसे, तो जोड़ तोड़ बिठाना पड़ेगा, तिकड़म हमें लगानी पड़ेगी, है ना। मैथमेटिक्स में कई जगह हमें जोड़ तोड़ बिठाने पड़ते हैं, हमारे सामने कई बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ तोड़ लगाएं। चलिए तो यहाँ पर जोड़ तोड़ कैसे लगाएं भैया, देखो T4 को एक तरफ कर लो, समस्या T4 पैदा कर रहा है, तो T4 को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर देखो T1 T2 साथ में, फिर उसके बाद T1 T3 भी रहने दो। ये T4 की टर्म हटाओ इसे, इसमें T4 नहीं है, इसको इधर ही रहने दो। जो समस्या की जड़ है, उन समस्या की जड़ को एक साइड में ले जाकर उसे नष्ट कर दो। अब नष्ट कैसे होगा, देखो 0 तो नष्ट कर देता है मैथमेटिक्स में, 0 तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये जिसे चाहे उसे नष्ट कर दे, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उसी को नष्ट कर दे। तो देखो इधर सारी टर्म बची हुई उधर ले जाएंगे, तो बची हुई टर्म कौन कौन सी है, देखो एक तो ये रही, और T4 एक ये रही, और एक ये रही, 3 टर्म मैंने इधर लिख ली। अब चलो बची हुई टर्म को उधर ले जाएं, और इनमें से आप माइनस माइनस में हो जाएगी तीनों, तो ये T4 आप कॉमन ले लीजिए। क्लियर, यहाँ से बचेगा देखो T1, और यहाँ से बचेगा T2 और ये T3। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, घबराना मत।
क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग का दौर है। अभी से घबराओगे कैसे काम चलेगा। T4 कैसे हटाएं रे, T4 कैसे हटाएं, हटा देंगे T4। इसमें भाग लगा दें T1 T2 T3 का। 1 मिनट। अच्छा इसकी वैल्यू है, इससे डिवाइड कर दें, -1 की जगह ये रख दें। ठीक है ठीक है, माइनस की जगह ये वाली पुट कर देंगे। समीकरण 4 का मैं यूज कर लूँगा यहाँ पे, समीकरण 4 का यूज कर लेते हैं, देखो मज़ा आ जाएगा। T1 T2 T1 T3 T2 T3। क्लियर। अब समीकरण 4 क्या है, साइड में लिख देता हूं। 4 से T1 T2 T3 T4 की वैल्यू है -1। ये लीजिए, समीकरण 4 से ये रिजल्ट हमें मिला है, इसी का हम यहां पर यूज करेंगे। देखो ये जो माइनस है इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, -1। तो यहाँ पर हम -1 की जगह क्या लिखेंगे, T1 T2 T3 T4, तो -T4 तो ऐसा ही है, और इस माइनस को तो हटाओ यहाँ से, और देखो यहाँ माइनस को यहाँ ले लो आप, इस जगह ले लो माइनस को, एक ही बात है ना। और फिर ये वाली वैल्यू पुट करो तो T4 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, T4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, T1 प्लस T2 T3 अपॉन, देखो इसका हमने यूज किया है और वैसे भी आप एक बात ध्यान दें, ये तो T1 T2 T3 ये अपॉन में आ जाएंगे, 1 अपॉन में, माइनस इधर ले लो, तो -T4 की वैल्यू क्या आएगी, -T4 की वैल्यू यही आएगी 1 अपॉन T1 T2 T3। इसका यूज यहाँ कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये समझ में नहीं आती है तो हमें मैथमेटिक्स छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है इस धरती पे। हिंदी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, सोशियोलॉजी पढ़ लो, राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री है, जिसमें आनंद आए वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हालांकि मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, मज़ेदार है, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है इसमें। 1 2 1 3 2 3, इसको आप सोल्व कीजिए, अलग अलग करोगे 2 3 आएगा, 1 अपॉन T2 T3, फिर अलग करोगे तो 1 3 और 1 2, तो यही बचेगा। देखो और क्या है, ये का ये लिख देता हूँ मैं इसी का अपॉन करके, यहाँ से बच जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे थर्ड टर्म में, तो यहाँ पर ठीक है, तो एक बार तो 2 3 2 गया तो 1 3, ठीक है, यही बचेंगे, इधर वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ, इधर उधर हो सकती है टर्म, एक ही बात है ना। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 अपॉन T2 T3 आएगा, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ बीच में लिख दिया, कैसे लिखो, आएंगे यहीं पर। चलिए अब यहाँ पर देखो, ये रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, T1 बराबर तो रखेंगे, रिजल्ट तो हमें अल्फा बीटा गामा में लाना है। ये T1 T2 T3 तो हमने हमारी सुविधा के लिए यूज किया था। T2 क्या था, एक स्टार्टिंग में हमने T1 T2 T3 के स्थान पर वहाँ पर वो सॉरी यहाँ अल्फा बीटा गामा है, वहाँ पर हमने 5 1 5 2 5 3 लिए थे। हालांकि एक और है T4 है यहाँ पर 10 डेल्टा बाई 2,
है ना, 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तो 3 ही है यहाँ पर तो, और तीनों के सह अभिलंब बिंदुओं के उत्केंद्र कोण अल्फा बीटा गामा प्रश्न में दिए हुए हैं। ठीक है, चौथा डेल्टा है, तो यहाँ अगर T4 की वैल्यू की बात करें तो वो 10 क्या हो जाएगी, डेल्टा T4 हो जाएगी 10 डेल्टा बाई 4। हालांकि वो चौथा अभिलंब यहाँ पर होता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने लिया नहीं, 3 का ही काम है। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू हम रखेंगे, रखने पे जो रिजल्ट आएगा सोल्व करेंगे, फाइनल ये मिल जाएगा, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। देखो 10 अल्फा बाई 2, 10 बीटा बाई 2, गामा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा अल्फा गामा T1 T2, इसको भी देखो सीक्वेंस में लिख लो तो ज़्यादा ठीक है, 1 2 2 3 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, सिमेट्री का भी ध्यान रह जाएगा। 1 2 2 3 3 1, थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर में अच्छा लगता है। तो देखो अल्फा बीटा, उससे क्या है कि थोड़ा सा समेशन समझने में आसान रहेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। और राइट साइड में देखें आप, अल्फा बीटा और ये हो गया बीटा गामा प्लस 1/, ये लीजिए। अब देखो यहाँ पर ये 10 अल्फा बीटा, और इधर देखिए अगर हम इसे सोल्व करें तो ये ऊपर किस में चला जाएगा, कोट में। अब यहाँ पर देखो साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखो अल्फा के बाद बीटा का आना, बीटा के बाद गामा और गामा के बाद वापस अल्फा, इस तरह से अगर हम चेंज करें और अगली टर्म मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो साइक्लिक ऑर्डर में है सभी टर्म। आप यहाँ पे देखिए अल्फा, इस वाली टर्म में देखिए अल्फा की जगह बीटा रखें और बीटा की जगह गामा रखें, इस तरह से अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा, गामा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह बीटा, इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में आप रखते जाएं। तो जैसे हम यहाँ ये रखेंगे अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा, तो देखो ये वाला पद आ जाएगा। फिर इसमें बीटा के बाद क्या है, गामा, और गामा के बाद क्या है, अल्फा। तो इसमें साइक्लिक ऑर्डर का यूज करें तो ये आ जाएगा, इसमें यूज करें तो ये आ जाएगा, इसी तरह से इसमें यूज करोगे, ये सब साइक्लिक ऑर्डर में है। अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, 10 अल्फा बाई 2, 10 बीटा बाई 2। ठीक है, इस पर हम समेशन लगा देंगे। अब यहाँ इस टर्म अल्फा बीटा वाली टर्म को आप सेपरेट कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा कोट में हो जाएगा, तो कोट अल्फा बाई 2 माइनस में कोट अल्फा बाई 2 और कोट बीटा बाई 2। देखो इस तरह की टर्म हमें देखने को मिलेगी। अब अगली जो टर्म होगी उसमें यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा बाई 2, गामा बाई 2, और ये वाली टर्म वापस कोट में बदल के इधर आएगी, तो यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में आएगी, इसी की साइक्लिक ऑर्डर में वो टर्म आएगी, ऐसे 3 टर्म आएगी, तो यहाँ हम समेशन लगा देंगे, एक ही बात। अब आप इसको ओपन करोगे तो अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म आ जाएगी यहाँ पे 10 अल्फा के बाद आता है बीटा, बीटा के बाद आता है गामा, इसको देखते जाएं। फिर कोट अल्फा के बाद बीटा, और कोट के साथ यहाँ बीटा के बाद आता है गामा। अगली टर्म क्या आएगी, बीटा के बाद आता है गामा, गामा के बाद अल्फा, बीटा के बाद गामा और गामा के बाद अल्फा। ये लो, अगर आप इस समेशन, और यही पद आएंगे यहाँ पे, इसको आप सोल्व करोगे ये 3 टर्म आएगी, लेकिन 3 टर्म लिखने से कोई मतलब नहीं। समेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो आप उसको समेशन एक्स स्क्वायर लिख के छोड़ सकते हो।
इसका इसका मतलब एक ही है, क्योंकि 3 पद हैं, एक्स की जगह वाई रखेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और फिर वाई की जगह वापस जेड रखेंगे, अगली टर्म आ जाएगी, है ना। ये समेशन का यूज करना आपको आना चाहिए। और वो भी देखो हम हमारी सुविधा के लिए, हम हमारा स्वार्थ देख रहे हैं इसमें, ताकि हमें ज़्यादा लिखना न पड़े, ठीक है। और इक्वल में कितना आ जाएगा, 0। अब देखो इसको हम साइन कोस में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, साइन कोस में। देखो समेशन टेन क्या होता है, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन कोस में बदल रहे हैं। रिजल्ट हमें ये लाना है, देखो रिजल्ट में ये वाला रिजल्ट आना, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो कैलकुलेशन है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है ना। अब यहाँ पर देखो समेशन तो चलता रहेगा, अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अच्छा साइन अल्फा बाई 2, एक साथ लिख देता हूँ मैं, एक ही बात है। यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर। और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। सिंपल कैलकुलेशन है, साइन कोस में बदला और एलसीएम लिया। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। समेशन तो चल ही रहा है, समेशन तो लगाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ गया पेन, ये रहा, ये समेशन। और ये यहाँ पर एक लाइन हमने बना दी। अब आप देखें यहाँ पर आपने ये देखा होगा एक फॉर्मूला होता है अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो ये साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो साइन अल्फा का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं साइन अल्फा आ जाएगा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई है ना, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बना है। और वैसे भी इसको अगर यहाँ से हटाओ आप, ये लो साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला है ये, साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों से साइन अल्फा बाई 2 और इन दोनों से साइन बीटा बाई 2 आएगा, और वो 2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, वैसे फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ। ये तो 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स से बच्चों, चलिए अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 4 लिखना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर साइन अल्फा और साइन बीटा बन जाएगा। ऊपर देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, एक मिनट क्या है यहाँ पर, अच्छा साइन अल्फा और साइन बीटा मल्टीप्लाई में है, प्लस कोस अल्फा कोस बीटा,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लीजिए, क्लियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल एलजेब्रा लगाई है। ये वाली टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। अब देखो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, समेशन तो चल ही रहा है और बराबर में जीरो भी चल रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे बराबर में क्या चल रहा है, जीरो। इधर लगा दिया था क्या, ठीक है। अब ये 4/sin अल्फा डिनोमिनेटर में देखो 4 का 4 और यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा एज इट इज। अब ऊपर आप देखें, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कोस ए माइनस बी, और एक देखा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखें आप, ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, कोस ए कोस बी, पहले ये पढ़ें। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए माइनस बी अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, क्लियर। और यहाँ पर देखो, इसमें से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस लोगे तब जाके ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कोस ए प्लस बी, कोस अल्फा बाई 2 कोस बीटा बाई 2, है ना, अल्फा बाई 2 प्लस, ये इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, है ना। नॉर्मल फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना है आपको, हटा देता हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, रिजल्ट तक पहुँचना है। अब देखो इस पर समेशन अप्लाई करेंगे ना अभी, तो अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह गामा और गामा की जगह अल्फ़ा, ये हमें रखना पड़ेगा। और फिर 3 टर्म यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। एक बार तो अल्फ़ा बीटा को किससे, अल्फ़ा की जगह बीटा बीटा की जगह गामा रखना पड़ेगा, दूसरा पद आ जाएगा। फिर उसमें बीटा की जगह गामा गामा की जगह अल्फ़ा रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। 3 पद तो यहाँ पर लेने हैं। तो अभी आप इसके समेशन को ओपन मत करो। एक तो ये -4 कॉन्स्टेंट है, ये हर एक पद में आएगा, हर एक टर्म में आएगा। तो वैसे ये तो कॉमन आके इधर 0 के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में अल्फ़ा के साथ बीटा है, अगली टर्म में बटे में क्या आएगा, अपॉन में वहाँ आ जाएगा बीटा गामा, साइन बीटा साइन गामा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम हर में डिनोमिनेटर में इस तरह की टर्म बना लेते हैं कि जब हम समेशन को अप्लाई करें, हर बार डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ जाए, एक जैसी टर्म आ जाए, ठीक है। यहाँ तो अगले पद में क्या आएगा, अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे बीटा, बीटा की जगह क्या रखेंगे गामा। तो अगले पद में इस स्थान पे ये आएगा। फिर उसके बाद अगली जो टर्म होगी, बीटा के बाद क्या आता है गामा, गामा के बाद क्या आता है अल्फा, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में बदलते हैं। तो जो लास्ट टर्म होगी उसके डिनोमिनेटर में हर में क्या आएगा, ये आएगा। तो ये बदलती हुई टर्म आएगी, तो फिर देखो एलसीएम भी बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। इसलिए हम एक जैसी टर्म बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ गामा की कमी है, साइन गामा ले आते हैं हम। क्या ले आते हैं, साइन गामा। चलो साइन गामा हम ले लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी लगा सकते हैं। 2 कोस ए कोस बी का लगा देते हैं। देखो पहले फॉर्मूला ही लगा दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो -2 और यहाँ साइन गामा का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये लीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा।
ये गामा का इसलिए किया, अब आप जब समेशन अप्लाई करोगे तो अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा, गामा की जगह अल्फा रखोगे तो तीनों पदों में ये एक जैसी टर्म आएगी। ये इधर उधर होगी लेकिन मल्टीप्लिकेशन है तो तीनों पद एक जैसे हो जाएंगे। तो अब ये कॉमन आके जीरो के नीचे चला जाएगा। अब ये एक टू है, एक टू यहाँ आ गया देखो इसके साथ, एक टू तो यहाँ हमने कॉमन निकाल लिया। अब वो एक दो, तो टू कोस है कोस बी का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं ये वाला, टू कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला कितना हो जाएगा देखो, कोस ए प्लस बी, और वैसे भी देखो ये तो बहुत छोटी टर्म आएगी यहाँ, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो बीटा कैंसिल, अल्फा बाई टू कितना हो जाएगा कोस अल्फा। अब कोस ए माइनस बी, इसमें से गया तो माइनस बीटा बचेगा, कोस माइनस बीटा दैट इज कोस बीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, कोस बीटा। ठीक है, माइनस बीटा आएगा यहाँ पे, और कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है। तो देखो ये बनेगा क्लियर। अब यहाँ पर बराबर में क्या है, बराबर में क्या है, जीरो है। ये लीजिए, बहुत आसान कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला लगाया देखो, कचरा तो मैं हाथों हाथ मिटा रहा हूँ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ साइन गामा का ऊपर नीचे गुणा क्यों किया। अब मैं आपको बताऊंगा, जब आप इसमें समेशन अप्लाई करोगे, समेशन अप्लाई करोगे तो अल्फा के स्थान पर बीटा रखा जाता है, और बीटा के स्थान पे गामा रखा जाता है, और गामा के स्थान पे वापस अल्फा रखा जाता है, तो अगली टर्म हमें मिल जाती है। तो आप ये वाला चेंजेज इसमें करोगे तो यहाँ पर तीन टर्म जब हमें मिलेगी, सेकंड और थर्ड टर्म पे तो हमने समेशन लगा दिया है ना, ये समेशन की डेफिनेशन है, दो टर्म हटा दो और पहली टर्म पे समेशन लगा दो। और ये तभी कर सकते हैं जब तीनों पद दिए गए, तीनों पद क्या हो, साइक्लिक ऑर्डर में हो। तो यहाँ तो साइक्लिक ऑर्डर में थे, ये स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे देखा था, ये और ये पद एक साथ ले लिया, फिर ये वाला और ये एक साथ ले लो, और ये वाला और ये लास्ट वाला एक साथ ले लो, और तीनों को अगर आप देखोगे तो तीनों पद साइक्लिक ऑर्डर में हैं, इसलिए हमने दो पद हटा दिए, केवल पहले पद पर समेशन लगा दिया। अब वापस हमें दूसरा तीसरा पद चाहिए तो समेशन अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अब हम समेशन जब अप्लाई करेंगे तो हर एक पद में -2 एज इट इज आएगा, ये वाली टर्म भी आएगी डिनोमिनेटर में, यहाँ पर तीनों पदों में यही रहेगा, क्योंकि साइन अल्फा की जगह हम क्या, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह देखो गामा, और गामा की जगह अल्फा रखेंगे। तो देखो दूसरे पद में भी ये दोनों सेम ही तो हैं। अब जब तीसरे पद की बात करेंगे तो देखो बीटा के बाद क्या आता है गामा, गामा के बाद क्या आता है अल्फा, और अल्फा के बाद क्या आता है बीटा, तो ये वाला पद भी तो सेम है। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में तीनों पद एक जैसे होंगे, और राइट साइड में जीरो है तो वो कॉमन आके या फिर एलसीएम आके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये वाली टर्म हट जाएगी यहाँ से, और ये -2 भी सभी में आएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा देखो, अब हमें ये वाली टर्म मिलेगी साइन गामा या फिर इसको और अच्छे अंदाज में लिख देते हैं, एक तो ये बचेगी कोस अल्फा प्लस कोस बीटा और साइन गामा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो भी कॉमन आया है, तीनों पद ओपन हुए, कॉमन आया उसको 0 में भेज दिया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब तो रिजल्ट ही आने वाला है। अब इसके बाद देखो, अब लाना क्या है देखो, उस पर भी तो फोकस करो इसका मतलब होता है साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा, साइन है कोस बी, कोस है साइन बी, इस तरह से तीनों। तो यहाँ पर देखो 6 पद आने चाहिए, और इससे 6 पद हमें मिल रहे हैं। चलो अब इसको ओपन कर लेते हैं। देखो इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो अल्फा के बाद क्या आता है बीटा, पहले तो एक टर्म तो यही लिख दो आप, फर्स्ट टर्म तो यही होगी ना, बीटा और गामा। देखो फर्स्ट टर्म तो वही रहेगी। अब देखो आपने समेशन हटा दिया, अब समेशन हटाने के बाद तो हम यहाँ पर समेशन अप्लाई करेंगे, और इसमें साइक्लिक ऑर्डर का चेंज, साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड टर्म हमें मिलेगी, अल्फा के बाद क्या आता है बीटा,
और बीटा के बाद क्या होगा, गामा, और गामा के बाद क्या आ जाएगा, गामा की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस। अब फिर इसमें साइक्लिक ऑर्डर चेंज करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। यहाँ पर देखिए बीटा के बाद गामा और कोस गामा, गामा के बाद आता है अल्फा, और यहाँ अल्फा के बाद आता है साइन बीटा। ये लीजिए, ये टर्म आपको मिल गई। अब देखो हमें चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है ये, साइन है कोस बी कोस अल्फा, ये लीजिए ये होता है। और ये टर्म इसमें मिलेगी, देखो साइन अल्फा कहाँ है, ये रहा। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ इसको, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन है कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन अल्फा कोस बीटा साइन, ये इस तरह। और ये देखो ये टर्म यही से मिलेगी, साइन अल्फा कोस बीटा और ये कोस अल्फा और साइन बीटा मिल जाएगी। और ये है साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या है ये, और इसको मैं लिख देता हूं साइन अल्फा प्लस बीटा। ये लीजिए, इसी तरह से कहीं ना कहीं साइन बीटा प्लस गामा की टर्म भी आएगी। अब देखो वापस हम यहाँ समेशन लगा के लिख दें, एक ही बात है। जब आप इसको ओपन करोगे और ये इस तरह से पद अरेंज करोगे तो एक फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का बनेगा, एक बनेगा साइन बीटा प्लस गामा का, और एक बनेगा साइन गामा प्लस अल्फा का। तो तीनों पद हम अलग अलग लिख के वापस समेशन के रूप में मैं लिख रहा हूँ। और अब आप इसको ओपन करोगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा के बाद बीटा प्लस गामा प्लस गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। और यही बात हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखो समझ में आ जाना चाहिए। आप चाहो तो समेशन मत लगाओ, मैं तो कहता हूँ इसको आप मल्टीप्लाई करें। अंदर टोटल कितने पद आएंगे आपके पास, 2 2 4 2 6 पद आएंगे। तो 2 2 पद अरेंज कर लें। एक जगह आपके ग्रुप बनेगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा का, एक ग्रुप बनेगा आपके साइन बीटा कोस गामा प्लस कोस बीटा साइन गामा, है ना। तो इस तरह से फिर उनमें फॉर्मूले लगाओगे, ये आ जाएगा, एक ही बात है। चलिए इसको समझ लेते हैं। बहुत आसान सी प्रक्रिया थी। एक बिंदु से 3 अभिलंब खींचे हैं, ये सह अभिलंब बिंदु होते हैं। इनके उत्केंद्र कोण हमने अल्फा बीटा गामा मान लिए। ये अभिलंब का समीकरण जनरल केस में, है ना। और ये तो चीज़ चलो पुरानी बात हो गई, ये तो मैं ये वाली बात समझा रहा था इधर की। हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। और ये कैसे आया देखो, ये पहले इससे पहले वाले आर्टिकल में सब कुछ ये मैं बता चुका हूँ। तो आप तो डायरेक्ट इक्वेशन 2 से चलो। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, T4 का कोई काम नहीं है, केवल 3 अभिलंबों की बात की जा रही है। तो T4 यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीका, आप T4 साइड में ले लें। ये कहाँ चला गया देखो, T3 कभी देखो, ये लीजिए। अब यहाँ पर T3 है, सॉरी T4 है, सभी में कॉमन लिया। और ये वाला रिजल्ट भी स्टैंडर्ड है, अभी हमने निकाला था इससे पहले वाले आर्टिकल में। तो यहाँ पर -T4 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें। तो -T4 की वैल्यू आएगी 1/T2 T1 T2 T3। सोल्व किया, सोल्व करने पे ये मिला। फिर T1 T2 T3 को इससे रिप्लेस करेंगे। फिर टिग्नोमेट्री हमने यूज करी है, और टिग्नोमेट्री और समेशन का यूज करते हुए हम फाइनल यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखो अभिलंबों का ये तीसरा गुणधर्म था। एक चौथा गुणधर्म और आपको मैं बता देता हूँ, चौथी प्रॉपर्टी ये वाली। दीर्घवृत्त पर एक बिंदु से खींचे गए अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्त, अभिलंब पाद, फिट ऑफ नॉर्मल्स। ये फिट क्या होते हैं, फिट ऑफ नॉर्मल्स। देखो डायग्राम बना देता हूं, बहुत आसान सा आर्टिकल है। देखो जैसे यहां पर ये लीजिए, ये वाली कंडीशन है। x1 y1 से खींचे गए। अब ये अल्फा बीटा नहीं है बच्चों, यहां पर क्या आ गया, x1 y1, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में जैसा दे दिया जाए वैसा ही तो हम यूज करेंगे। बिंदु P से 4 अभिलंब खींचे गए हैं, अभिलंब आगे बढ़ रहे हैं।
और अभिलंबों ने अपने पैर, अपने फुट कहाँ पर जमाए, यहाँ पर जमाए, इस जगह, है ना। तो ये अभिलंब ने अपना पैर कहाँ पे टिकाया, यहाँ पर, यही है अभिलंब पाद, फुट ऑफ नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पर देखिए टू द फीट ऑफ 4 नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट्स, है ना, इलिप्स। तो हमें क्या निकालना है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द फीट ऑफ नॉर्मल्स। तो यहाँ पर देखिए अभिलंब पादों से गुजरने वाले वक्र का समीकरण चाहिए। कितना आसान, मजेदार है, बहुत आसान। इस वाले वक्र का, ये जो वक्र है, इन अभिलंब पादों से गुजरने वाला वक्र, ये जो नॉर्मल के फिट हैं उनसे पास होने वाला कर्व हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालें, देखो बहुत आसान है। मान लेते हैं यहाँ पर हम एक पॉइंट है H, के बिंदु H के पर एक अभिलंब का समीकरण लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखें आप, तो भी हम प्रूफ करते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से। सबसे पहले तो इक्वेशन मानना पड़ेगा इलिप्स का। तो वैसे तो देखो दे रखा है दीर्घवृत्त, तो यहाँ पर दे रखा है गिवन दैट, या फिर दिया गया दीर्घवृत्त। यहाँ पर दीर्घवृत्त क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस दीर्घवृत्त के लिखो आप, इसके किसी बिंदु, ये एक दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त के किसी बिंदु H, K पर अभिलंब का समीकरण। और एक बात आपको मैं बता दूं, देखो प्रश्न को आप समझें, अभिलंब के पादों से गुजरने वाला वक्र, अभिलंब पाद कौन से हैं ये, एक तो ये रहा ABCD, ABCD से गुजरने वाला वक्र हमें चाहिए। तो हम अभिलंब पाद के निर्देशांक मान लेंगे। अब ये H के यहाँ पर वेरी करेगा, देखो ये H के चलेगा, A पे आएगा, B पे आएगा, C पे आएगा, D पे आएगा, क्योंकि इन ABCD से गुजरने वाला वक्र हमें चाहिए। तो हमने ABCD में से एक बिंदु हमने H के ले लिया। अब हमें इस H, K का बिंदु पथ, लोकस हमें निकालना है। इस H, K का यानी अभिलंब पाद का बिंदु पथ निकालना है, और वही क्या होगा, अभिलंब पादों से गुजरने वाला वक्र। तो जिन बिंदुओं से गुजरने वाला वक्र हमें निकालना होता है, उन्हीं बिंदुओं का बिंदु पथ हमें चाहिए। अभिलंब पादों से गुजरने वाला वक्र निकालना है, तो फिर अभिलंब पादों का बिंदु पथ हमें चाहिए। तो मान लिया अभिलंब पाद का बिंदु क्या है, H, K। अब इस H, K का बिंदु पथ हम कैसे निकालें, तो बिंदु पथ निकालने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट मानेंगे। मान लिए कि वो H, K है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस चित्र की ज्योमेट्री का यूज करते हैं। सूत्र, सिद्धांत, कंसेप्ट कुछ भी लगाओ, H, K में एक रिलेशन हमें लाना होगा। ये बिंदु पथ का तरीका है। सबसे पहले बिंदु के निर्देशांक मानते हैं, फिर उन निर्देशांकों में एक समीकरण स्थापित करते हैं। किसकी सहायता से, सूत्र, समीकरण, सिद्धांत, उसकी ज्योमेट्री, जो भी आपको एक कंसेप्ट इसमें दिखे। अब कंसेप्ट मुझे तो दिख रहा है कि H, K पर हम क्या लिख सकते हैं, अभिलंब का समीकरण। और वह अभिलंब किससे गुजर रहा है, x1, y1 से गुजर रहा है। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, देखो एक बिंदु पर a स्क्वायर x अपॉन x1, फॉर्मूला आपने देखा होगा, b स्क्वायर y अपॉन y1, और यहाँ x1, y1 की जगह क्या आएगा यहाँ पर HK, है ना। हम HK पे निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये बताया था मैंने, एक बिंदु रूप में अभिलंब का समीकरण। अगर बिंदु x1, y1 पर अभिलंब निकाल रहे हैं तो यहाँ x1, y1 आ जाएगा। यहाँ कौन से बिंदु पे निकाल रहे हैं, दीर्घवृत्त के बिंदु HK पे निकाल रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये x1, y1 तो वो बिंदु है जहां से अभिलंब खींचे हैं, किस पर, दीर्घवृत्त पर। तो दीर्घवृत्त के किस बिंदु पर अभिलंब होगा, H, K पे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला मैंने बताया था, a स्क्वायर x अपॉन x1, b स्क्वायर y अपॉन y1।
तो यहाँ x1 y1 की जगह एच के लें। दीर्घवृत्त का बिंदु यहाँ पर लेना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, वरना दिमाग में वो चलता है था कि फॉर्मूले में x1 y1 था और x1 y1 यहाँ रख दोगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो दीर्घवृत्त के बिंदु पे निकाल रहे हैं ये। अब यह अभिलंब किससे गुजरता है? यह है x1 y1 से गुजरता है। हालांकि अभी तक यहाँ पर हम अल्फा बीटा ले रहे थे पुराने आर्टिकल में, अब लेकिन क्वेश्चन में ही एक्स वाई दे दिया, x1 y1, तो वही लेना पड़ेगा। चलिए, तो फिर यहाँ पर इससे पास करा दीजिए, गुजर जाएगा। क्या है? a², ये लीजिए, b² y की जगह क्या रख देंगे? y1। ये लो, हमने h, k में एक समीकरण स्थापित कर लिया, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ तो वेरिएबल थे, यहाँ तो एक्स वाई वेरिएबल था, ठीक है, लेकिन हमने एक्स वाई को x1 y1 से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि यह जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है किससे, यहाँ तो सारे अभिलंब ही x1 y1 से गुजर रहे हैं, तो ये अभिलंब किससे गुजर रहे हैं? x1 y1 से। तो वास्तव में ये जो समीकरण, ये एक अभिलंब को नहीं दर्शाता, इन सभी अभिलंबों को दर्शाता है, क्योंकि h और k यहाँ पर वेरी करेंगे, इसी का तो बिंदु पर चाहिए। एच के कभी यहाँ आएगा, लेकिन जितने भी अभिलंब है वो एच के से गुजर रहे हैं, तो ये अभिलंब है एच के से गुजार दिया, एच के क्या, सॉरी, x1 y1 से गुजर रहे हैं। सभी अभिलंब किससे गुजर रहे हैं? x1 y1 से। तो ये अभिलंबों के समीकरण हो गए। जनरल केस ही एक तरह का ये, क्योंकि एच के यहाँ पर कोई कांस्टेंट थोड़ी नहीं है। अगर एच के की जगह 3,2 4,2 तो फिर फिक्स हो जाएगा अभिलंब। तो यहाँ पर ये अभिलंब एक जनरल है, यूँ कह सकते हैं। और ये सभी जितने भी अभिलंब हैं सब एच के x1 y1 से गुजर रहे हैं, और ये लिखा भी है। तो जैसे हमने x1 y1 से गुजारा तो हमें ये समीकरण मिल गई। और हमें यहाँ क्या चाहिए? एच के का बिंदुपथ। और बिंदुपथ का तरीका है कि सबसे पहले आप बिंदु माने, उसके बाद इस तरह के कंसेप्ट यूज करें, कुछ भी करें, आपको तो एच और के में एक समीकरण चाहिए। ये समीकरण एच के में है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल आ रहे हैं, तो एच के का ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें वेरिएबल न हो, क्योंकि एच के खुद वेरिएबल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसी का बिंदु पद हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस समीकरण से एक्स वाई को हटाने के लिए हमने कह दिया कि यह अभिलंब x1 y1 से गुजर रहा है, तो x1 y1 आ गया। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल टर्म नहीं है, एक्स वाई हट गए, केवल एच के में समीकरण आ गई। तो क्या कहेंगे? अतः एच के का बिंदुपथ होगा। लिखो आप, अतः अभिलंब पाद के बिंदु एच के का बिंदुपथ होगा। क्या होगा? एच की जगह रख देंगे एक्स, और के की जगह रख देंगे वाई। वेरिएबल को तो हटाना पड़ेगा, ये एक्स वाई एच के में समीकरण तो आ गई, लेकिन एक्स वाई हटाना पड़ेगा, हट गए, और हटने के बाद फिर एच और के यहाँ पर एक्स वाई बन जाएंगे। जिसका बिंदु पथ निकालना होता है उसके निर्देशांकों के स्थान पर एक्स वाई रख देते हैं, क्योंकि ये वेरी करेगा ना। कभी तो ये एच के कभी यहाँ आएगा बी पे, कभी सी पे आएगा, कभी डी पे आएगा, तो इधर उधर आने से जब एक पाथ बनेगा वही तो होगा लोकस, बिंदुपथ। अभिलंब पादों से गुजरने वाला वक्र होगा वो। तो चलिए यहाँ पर इसको अब हम सोल्व कर लें थोड़ा सा, और क्या, a² x1y माइनस b² y1x इक्वल टू 0। ओ सॉरी, यहाँ तो राइट साइड में तो ये है, 0 कैसे आएगा? और इसमें भी एक्स वाई आ जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि याद भी रखना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इक्वल
इसको इस तरह से ध्यान रखें, ये ज़्यादा बेस्ट है याद रखने के हिसाब से। विच इज इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द फिट ऑफ नॉर्मल्स, यह अभिलंब पादों से गुजरने वाला वक्र है। लिखें आप, और देखो यही हमें फाइंड करना था, तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही देखेंगे और ये आपके आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद कुछ आर्टिकल और बचेंगे। उससे पहले हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखने हैं और एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।